बेटा डिसोल्यूशन का पहला फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनेशन पार्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरीली आना ही है। मिनिमम 16 मार्क का क्वेश्चन आना है, तो बेटा इस पर ग्रिप बहुत जरूरी है। तो बेटा हम बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बेटा इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने दिए हैं और किस किस टाइप में मॉड्यूल में कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। बेटा एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसके अंदर कोई स्पेशल पॉइंट नहीं, बस कंपनी ने अपनी असेट बेची, स्टॉक बेचा, डेटर बेचे, फर्नीचर किसी को बेचा, मशीन किसी को बेची, अमाउंट आता गया, लाइबिलिटी पे आप करते गए, वो है ऑर्डिनरी। उसके क्वेश्चन पर मैंने आपको दे रखे हैं कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू ए कंपनी, उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म या पार्टनर, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स और कुछ स्पेशल क्वेश्चन। बेटा वो मैंने सब नंबरिंग करके दे रखे हैं आपको, ये कौन किस वैरायटी में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैंने आपको दे दिया है। उसमें एक तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैंने दे रखे हैं कि उसमें कौन सा क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, या मतलब मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए कि इसके अंदर कौन कौन से इस वैरायटी में कितने क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, सब नोट्स में भी कवर्ड है। और बेटा कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू ए कंपनी और सेल टू ए कंपनी लगभग सेम होता है, फिर भी मैंने अलग से लिया है सेल टू ए कंपनी। ठीक है बेटा, अब हम बगैर उस पर डिस्कस किए कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, हम जल्दी से स्टार्ट करें। पहले बेटे हम देखेंगे हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ कंपनी। बेटा पहले बुक क्लोजर हमें करना होता है, उसमें बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट। बिजनेस बेचने पर, बिजनेस वाइंड अप करने पर फर्म को क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट आप जानते हैं। बेटा इसमें क्या करते हैं, डेबिट साइड में असेट और बदले में मिलने वाला उसका कंसिडरेशन। असेट 5 लाख की, मिला 6 लाख, प्रॉफिट 1 लाख। तो बेटा असेट डेबिट 5 लाख, उसका कंसिडरेशन 6 लाख क्रेडिट, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मैंने इन शॉर्ट बताया है। तो रियलाइजेशन की डेबिट में आती है असेट और क्रेडिट में आती है लाइबिलिटी, उसको लेकर मैं हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, ट्रांसफर ऑल असेट्स एट करेक्ट बुक वैल्यू। करेक्ट बुक वैल्यू पर आपको सारी असेट को ले जाना है रियलाइजेशन में, डेबिट में। और उसके लिए बेटा क्या एंट्री होती है, असेट का बैलेंस होता है डेबिट, उनको बुक से उनके अकाउंट को क्लोज करने के लिए उनको करना पड़ता है क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो रियलाइजेशन टू असेट एंट्री होती है, पर असेट रियलाइजेशन की डेबिट में जाएगी करेक्ट वैल्यू पर। यदि क्वेश्चन में कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पॉइंट है, कोई पॉइंट दिया है, जनरली कई बार पॉइंट होते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के, जैसे कि कोई लाइब्रेरी रिकॉर्ड करना रह गई थी गलती से। कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती है जो जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं की जाती, वो होती है अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरी। कुछ असेट ऐसी होती है जो जानबूझकर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं बल्कि तो जानबूझकर। जैसे कि कंपनी ने क्या किया, कुछ साइकिल खरीदी थी 4 साल पहले, उनको राइट ऑफ कर दिया बाईसाइकिल्स को, 4-4, 5-5 की साइकिल थी, राइट ऑफ कर दिया, पर वो इस ऑपरेशन में है, उसकी भी सेल वैल्यू है, वो बुक्स में नहीं है। लेकिन कोई ये एरर नहीं है कि बुक्स में गलती से आना रह गई, बल्कि जानबूझकर वो अनरिकॉर्डेड एसेट होगी, वो रेक्टिफिकेशन एरर नहीं है। लेकिन कोई एसेट रिकॉर्ड करना भूल गए, कैपिटलाइज करना भूल गए वगैरह, वो एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। तो जितनी भी गलतियों का सुधार आपको करना होगा, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा। उसके बाद जो एसेट आएगी वो जाएगी रियलाइजेशन के डेबिट में, और उसके बाद जो लाइबिलिटी होगी वो जाएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो बेटा देखिए ट्रांसफर ये लिखा है हाँ, लेकिन कैश बैंक रियलाइजेशन में मत लेके जाओ। रिजोल्यूशन ऑफ फर्म में कैश बैंक जनरली अलग से अकाउंट खुलता है। क्या वजह होती है बेटा, हाँ यदि कैश बैंक भी बेच दिया गया हो, जैसे कंपनी ने, फर्म ने अपना पूरा बिजनेस लमसम में बेच दिया है, इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस, किसी को बेच दिया, भाई ये सब कुछ संभालो, ऑल असेट ऑल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैश बैंक, और बदले में हमें इतना दे दो। तो कैश बैंक भी यदि बिक गए हो, वो भी रियलाइज करना है, तब उसको रियलाइजेशन की डेबिट में लेकर जाते हैं। कैश बैंक भी सेल हो गया हो विथ ऑल अदर असेट, तो रियलाइजेशन में कैश भी लेकर जाते हैं डेबिट साइड में। अदरवाइज ऐसा नहीं है, यदि कैश बैंक नहीं बिके हैं तो फिर उसको अलग से अकाउंट खोलते हैं, कैश अकाउंट, और बाद में उसी से पार्टनर का लेन देन सब निपटाते हैं। ठीक है, तो कैश के अलावा बाकी सब असेट जाती है रियलाइजेशन की डेबिट में। और फिर लिखा है बट यदि वो मैंने लिख दिया है कैश बैंक के बारे में। अच्छा, तो बेटा अब रियलाइजेशन की डेबिट में क्या आया, असेट एट बुक वैल्यू, और यदि बदले में कैश मिला तो कैश क्रेडिट, बदले में यदि असेट पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, यदि कंपनी इस पूरे बिजनेस को खरीद कर ले गई तो बाय कंपनी, असेट कैश में बिकी तो बाय कैश, कोई पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, और कंपनी
को असेट बेची है तो बाय कंपनी, पीसी यहाँ आ जाएगा। तो जो मिला असेट डेबिट में आती है, उसका कंसिडरेशन क्रेडिट में आता है बेटा। और असेट डेबिट में आती है रिलायंस के, तो लाइबिलिटी कहाँ आती है? क्रेडिट में। वो मैंने लिखा है। करेक्ट बुक वैल्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया बेटा। जैसे कि कैश पेड बाय, बेटा क्या हुआ, एक डेटर को 10,000 की कैश मिली, उस पार्टनर को मिली, डेटर ने कैश दी पार्टनर को, पार्टनर बदमाश था, वो 10,000 की कैश जेब में रखकर बैठ गया, फर्म को नहीं बताया, 10 की कैश रिटर्न कर ली, फर्म में बुक्स में एंट्री नहीं हुई, जबकि फर्म के डेटर से, और फर्म का पार्टनर फर्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है, फर्म के पार्टनर को मिली हुई कैश माननी पड़ेगी फर्म को कि हमको मिल गई। डेटर बोलेगा मैंने तो दे दी, मेरे पास तो रिसिप्ट है पार्टनर की, आपको नहीं मिली, मैं क्या करूं? तो फर्म को मानना पड़ेगा। तो फर्म में डेटर 10,000 से बढ़ के आ रहे हैं, तो डेटर जो 10 से बड़े आ रहे हैं बेटा, जैसे हमारा जो तरीका होगा ना बेटा, वो क्या होगा, देखिए रिलायंस की डेबिट में आप डेटर लाए 90, ये बैलेंस शीट वाले डेटर हैं, ये 10 से बड़े हैं, तो बेटा आप उसको लिख दो इनर कॉलम में, है ना। उसके बाद क्या करो, 10,000 से बेटा क्या करो, अब 10,000 से क्या करो, यहाँ पर डेटर को तो करो क्रेडिट, लेस करो, और बी पार्टनर ने कैश रख ली थी ना, तो उसकी कैपिटल को करो डेबिट। एंट्री क्या हुई बेटा? एंट्री हुई, ऐसे देखा जाए तो पार्टनर 20 कैपिटल डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि बी को डेबिट करना पड़ेगा ना, वो मनी ले गया, तो इट इज लाइक ए ड्राइंग। तो 10,000 से बी की कैपिटल को डेबिट करो, तो हमने बी की कैपिटल को डेबिट कर दिया टू डेटर, है ना, ये टू डेटर, बी की कैपिटल में डेबिट से डेबिट, और डेटर जो रिलेशन में आके रखे हुए हैं इनकरेक्ट वैल्यू पर, उसमें से 10 क्रेडिट, तो डेटर बाहर कितने जाएंगे? करेक्ट वैल्यू पर 80। यही मैंने समझाया था कि असेट को रिलेशन में लाया जाता है करेक्ट बुक वैल्यू, करेक्ट वैल्यू पर। ये थी इनकरेक्ट वैल्यू और ये है करेक्ट वैल्यू। ओके, और बेटा देखो एक और एग्जांपल, हाँ, कैश बैंक का मैंने बता ही दिया, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जैसे यदि कैश बैंक टेकन और बाय बिजनेस परचेज ने कैश बैंक में ली, तो कैश बैंक को भी रिलायंस के डेबिट मिलाओ, क्योंकि जो पीसी मिला है कंपनी से या किसी से भी, उसमें कैश बैंक की वैल्यू भी शामिल है, कैश बैंक के लिए भी पीसी बढ़ के मिला, तो 10 डेबिट में भी आया और पीसी भी 10 से बढ़ के आया ड्यू टू कैश बैंक, तो रिलायंस प्रॉफिट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना आना चाहिए, क्योंकि कैश बैंक बेचने पर कोई प्रॉफिट लॉस हो नहीं सकता, तो कैश डेबिट में भी आ गई और पीसी में उसका 10,000 वैल्यू भी बढ़ के आया है, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर इफ अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एनी असेट इज नॉट गिवन, यदि ये न दिया हो कि किस असेट से कितना मिला, क्वेश्चन लिखना भूल गया या जानबूझ के नहीं लिखा कि इस असेट से कितना मिला, कितना रियलाइज हुआ, तो अज्यूम कर लेना कि जितनी बुक वैल्यू है उतना अमाउंट मिल गया है। ये मत मानना कि जीरो वैल्यू, बेटा जैसे फर्नीचर है, कुछ नहीं बोला तो क्या मान लेंगे जीरो, वरना फर्नीचर फेंक देंगे क्या? डेटर कुछ नहीं बोला क्या मतलब सारे डूब गए? स्टॉक क्या सारा इतना रद्दी है कि कुछ भी नहीं मिलेगा? बेटा मान लेंगे बुक वैल्यू रियलाइज हुई है। अच्छा बेटा, इफ लोन टू पार्टनर इज इन असेट, यदि लोन टू पार्टनर असेट साइड में है, तो बेटा वो लोन जो हमें पार्टनर को हमने दे रखा है वो असेट साइड में है, तो वो अलग से हमको रियलाइज नहीं होगा, बल्कि आप क्या करो उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर दो। जैसे हमारा 20 कैपिटल है, उसकी कैपिटल क्रेडिट है और हमने तो हमें 240 उसको देना है और 25 हमने लोन दिया है वो उसे लेना है, तो लोन टू पार्टनर को आप उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर दो, तो इससे ये 240 देना 25 से कम हो गया, तो हमने लोन टू पार्टनर को पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट किया जाता है। उसको रियलाइजेशन में एज एन असेट लेकर नहीं जाते रियलाइज करने के लिए, क्योंकि उससे मिलना ही नहीं है, बल्कि उसकी भाई हमें पार्टनर बी को 240 देना भी है और उसे 25 लेना भी है, तो 25 चूंकि अलग से रियलाइज नहीं होगा और उसमें कोई प्रॉफिट लॉस तो जनरली होता भी नहीं है, तो क्यों लेकर जाए रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि उसमें प्रॉफिट लॉस भी नहीं होगा, तो बेहतर है उसको हम कैपिटल से एडजस्ट कर दें। तो क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर का बैलेंस क्या चल रहा था? डेबिट देना था उससे, उसको कर दो क्रेडिट और पार्टनर कैपिटल को कर दो डेबिट। फिर अब यदि पीएनएल का बैलेंस दिया है असेट साइड में डेबिट, तो ये लॉस है, लॉस मतलब अनरिसीव्ड लॉस, ये पार्टनर को उनकी कैपिटल के रेशियो, उनको उनकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो, उस लॉस को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, एक्सेप्ट माइनर, माइनर है तो लॉस बांटो सिर्फ मेजर में, अदरवाइज सारे पार्टनर मेजर हैं तो वो लॉस बांट दो पार्टनर्स की कैपिटल में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और लॉस क्योंकि रियलाइज नहीं होता वो कैपिटल से डेबिट होता है। अब यदि पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बेटा क्या करो, ये कैपिटल 340 हमें देना है और हमें इसी सी से 20 लेना भी है, क्योंकि उसने ओवर ड्रॉन कर रखा था, उसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो बेटा करंट अकाउंट को वैसे भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, आपको पता ही है, डेबिट है तो डेबिट में करो, क्रेडिट है तो क्रेडिट में करो। अब आता है अनरिकॉर्डेड असेट, मैंने बताया जैसे बाइसिकल राइट ऑफ कर दी थी, कूलर राइट ऑफ कर दिए थे, वो ऐसी नहीं कि एरर है कि हमने बुक्स में है ही नहीं बेटा, पर उसकी है रियलाइजेबल वैल्यू, तो वो हमारा रिलेशन प्रॉफिट माना जाएगा। जैसे साइकिल थी 4 राइट ऑफ कर दी 3 साल पहले ही, बुक्स में है ही नहीं, पर वो अभी भी
एक 1,000 की साइकिल वर्थ रखती है, बिक सकती है, 1,000 में बिक रही है तो 4,000 की में बिकेगी। ये हमारा हो गया बुक वैल्यू 0, मिलेगा 4,000 रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उस अनरिकॉर्डेड एसेट को, कोई एरर नहीं कि हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, बल्कि जानबूझकर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अनरिकॉर्डेड एसेट को यहाँ डेबिट में लाने की जरूरत भी नहीं, उसकी बुक वैल्यू 0 है, 0 रहने दो, बस जो उससे मिलेगा उसको बाय बैंक कर दो, अपने आप 3 का या 4 का जो भी प्रॉफिट है वो आ जाएगा। फिर स्टेप 2 में बुक क्लोजर में बेटा क्या बोला है, ट्रांसफर, वो तो सॉरी असेट 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 को लेकर पॉइंट थे, अब लाइबिलिटी को लेकर, सारी लाइबिलिटी को भी लेकर जाओ रिलाइजेशन में, एक्सेप्ट लोन फ्रॉम पार्टनर। लोन फ्रॉम पार्टनर को अलग से अकाउंट खोलो, क्योंकि लोन जो पार्टनर से लिया हुआ है वो लाइबिलिटी के सेटलमेंट पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता कि हमने लोन कम में सेटल कर दिया जनरली, तो लोन पूरा को पूरा देना है पार्टनर से जो लिया हुआ है, वो कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं बल्कि पार्टनर से लोन लिया हुआ है, उसको पे करना है। आउटसाइड लाइबिलिटी के नंबर के बाद, आउटसाइड लाइबिलिटी के पेमेंट के बाद पार्टनर्स का लोन का पेमेंट होता है, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी लाइबिलिटी को लेकर आओ रियलाइजेशन की क्रेडिट में। बेटा लाइबिलिटी आएगी क्रेडिट में, जैसे बाय क्रेडिटर, एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर का बैलेंस चल रहा होता है क्रेडिट, उसको करो डेबिट, एंट्री होगी क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, ये लाइबिलिटी इधर आ गई पेमेंट के लिए, और जब उसको पेमेंट करो तो रियलाइजेशन टू कैश, 68 में मान लो पेमेंट हो गया तो अपने आप 2 का प्रॉफिट, अपने आप देखो 2 का प्रॉफिट रियलाइजेशन की क्रेडिट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना बेटा। तो लाइबिलिटी को लाते हैं रियलाइजेशन की क्रेडिट में, उसका पेमेंट आता है डेबिट में, ठीक है बेटा। अब लाइबिलिटी में लेके आनी है करेक्ट बुक वैल्यू पर, जैसे कि ये पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, जैसे यहाँ पर पॉइंट है, क्रेडिट परचेज ऑफ ₹12,000 ओमिटेड बाय अकाउंटेंट, 12,000 की क्रेडिट परचेज को अकाउंट लिखना भूल गया, अकाउंटेंट क्रेडिट परचेज लिखना भूल गया, लेकिन स्टॉक तो डिलीवर हो चुका था, गुड्स तो आ चुका था, वो हमारे स्टॉक पे तो शामिल है, स्टॉक की काउंटिंग में आ गया, और स्टॉक गलत नहीं है, सिर्फ परचेज रिकॉर्ड होना रह गई थी, क्रेडिट परचेज, तो एंट्री होगी परचेज टू क्रेडिटर, की एंट्री होना रह गई, परचेज में 12,000 आने से रह गया, मतलब ट्रेडिंग में परचेज कम गई, ट्रेडिंग में परचेज कम गई तो जीपीओ नेट प्रॉफिट ज्यादा आया, नेट प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो पार्टनर की कैपिटल भी ज्यादा आ रही है, तो अब सीधे इसी बस एक ही गलती है, तो सीधे पार्टनर कैपिटल को डेबिट करके क्रेडिट क्रेडिट कर दो ना, जो एक खोलते हो पीएनएल एडजस्टमेंट, हाँ यदि एरर ज्यादा है कि प्रॉफिट कम हो रहा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है, 3 4 2 3 गलतियां हैं जिससे प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहा है, तो आप खोल लो पीएनएल एडजस्टमेंट, अदरवाइज सीधे पार्टनर कैपिटल से एंट्री कर सकते हो। जैसे इस केस में यदि एक ही गलती है तो सीधे क्या करो, पार्टनर की कैपिटल जो बढ़ी हुई आ रही है उसको 12 से डेबिट कर दो, वो 12,000 एबीसी में डेबिट कर दो, सारे पार्टनर में डेबिट कर दो और क्रेडिटर में क्रेडिट कर दो। तो जैसे बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर दिए हुए हैं, बैलेंस शीट में बेटा क्रेडिटर यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं बाय क्रेडिटर, वो यहाँ लिखे हैं वो इनकरेक्ट हैं, इसमें 12,000 की परचेज रिकॉर्ड होने से रह गई, तो बेटा क्रेडिटर में 12,000 करो क्रेडिट, और पार्टनर कैपिटल में टू क्रेडिटर 12,000 पार्टनर में करो डेबिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है बेटा, ये करना होगा हमें क्रेडिटर में क्रेडिट, और तो इससे जो क्रेडिटर बाहर जाएंगे वो जाएंगे करेक्ट वैल्यू पर जाएंगे, है ना बेटा, वही हमने कहा था लाइबिलिटी को लाना है करेक्ट बुक वैल्यू पर, ये जो वैल्यू थी ये इनकरेक्ट थी, इसमें 12 क्रेडिट किया, यहाँ क्रेडिट करके पार्टनर के में डेबिट कर दिया, तो ये क्रेडिटर भी करेक्ट हो गई, कैपिटल भी करेक्ट हो गई। फिर है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बेटा ये जैसे ये भी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, पर ये तो एक एरर थी, गलती थी कि हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए थे, इसलिए पहले उसको एरर को रेक्टिफाई किया और फिर यहाँ पर पेमेंट करेंगे टू कैश या क्रेडिटर को जो पेमेंट होगा उसके बाद आएगा। लेकिन अनरिकॉर्डेड वो भी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी, पर वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी ड्यू टू एरर, कुछ भूल गए थे। लेकिन एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वो भी होती है जो भूले नहीं बल्कि जानबूझ के नहीं लिखी थी, जैसे कि वर्कर का क्लेम चल रहा है फर्म पर, वर्कर ने क्लेम कर रखा है पर फर्म ने कहा भाई हमारा कोई देना नहीं बनता है, तो फर्म के लिए वो है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, फर्म ने उसको अपनी लाइबिलिटी नहीं माना, ठीक है भाई, तो फर्म ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, पर अब रिजोल्यूशन के वक्त कोर्ट का फैसला आया कि आपको इसको 10,000 देने पड़ेंगे, तो ये हो गया पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इससे हमारा रियलाइजेशन प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी पहले से रिकॉर्ड हमने करके रखी नहीं थी, अब पे कर रहे हैं तो अब प्रॉफिट कम होगा ना, और चूंकि ये रिजोल्यूशन के वक्त फैसला आया है तो ये रियलाइजेशन लॉस माना जाएगा, तो एंट्री होगी, आपको ये लाइबिलिटी को पहले रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने रिकॉर्ड न की थी न करेंगे, क्योंकि कोई रेक्टिफिकेशन एरर नहीं है, सीधे इसको क्या करना है बेटा, आपको पे करना है, तो आप इसको सीधे लिख दो टू कैश, जो भी जैसे इट इज नॉट ए एरर, तो यहाँ पर जो भी है टू कैश कर दो, तो अपने आप हमारा प्रॉफिट जो भी अमाउंट है 20,000 का है तो 20 से कम हो जाएगा, 10,000 है तो 10 से कम हो जाएगा। अब
लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। बेटा जैसे एक है लोन 10,000 का, ये मिसेस एक्स का लोन है, लोन फ्रॉम मिसेस एक्स, ये हम आउटसाइडर है, ये हम लेकर आए हैं रिलेशन की क्रेडिट में। अब ये लोन मिसेस एक्स का लोन पार्टनर एक्स की वाइफ ही है, एक्स बोलता है ठीक है लोन में ले जाता हूँ, तो यदि पार्टनर लाइबिलिटी ले गया तो यहाँ लिखो 2x कैपिटल, यहाँ से लाइबिलिटी हटा दो, पेमेंट कर दो एक तरह से, लाइबिलिटी में रिलाइज में डेबिट और पार्टनर्स के बिल में 10,000 क्रेडिट। बेटा लाइबिलिटी मिसेज एक्स से घटकर मिस्टर एक्स के अकाउंट में क्रेडिट होगी, मतलब अब हमें मिसेस फर्म जो है अब मिसेस एक्स को ना देते हुए पार्टनर वाई को 10,000 बढ़ाकर देगी। तो यदि पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले गया है तो रिलाइज में डेबिट और पार्टनर के बिल में क्रेडिट। अब अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 10,000 गिवन इन डिस्चार्ज ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 8,500। क्या हुआ बेटा, अब मैंने बच्चों की रिवीजन के अंदर भी थोड़ा एग्जांपल तो लेनी पड़ेंगे। बेटा फर्म के पास एक कुछ असेट रखी हुई है, एक पुराना सा स्कूटर रखा हुआ है 3rd क्लास, कम चलता है, चलता ही नहीं था, फर्म ने ऐसे ही पटक रखा है, 20 साल पुराना है, पर बुक में उसकी वैल्यू 0 है, राइट हो गया पूरा, बुक वैल्यू 0 है लेकिन चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है भाई, वो अनरिकॉर्डेड एसेट होगी। उधर एक प्यून है जो 3-4 साल पहले 1 महीना कुछ काम किया था उसने, उसके बाद कोई उसका डिस्प्यूट हुआ, उसने कोई झगड़ा वगड़ा हुआ, डर के मारे वो सिटी छोड़ के भाग गया, तो उसकी सैलरी हम दे ही नहीं पाए और वो हमने ड्यू भी नहीं करी, भाई वो तो भाग ही गया। अब वो आ गया एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कि भाई मेरा 10,000 बनता है, प्लीज़ मुझे दे दो। मैंने कहा भाई ठीक है दे देते हैं 10,000। तो वो है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी। अब रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं, वो भूले नहीं थे, हम जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं की थी कि भाई वो तो है ही नहीं, चला गया, आप कहाँ से दें सैलरी, तो हमने उसकी सैलरी लाइबिलिटी ग्रुप में मानी नहीं थी, पर अब हमें 10 देना है। अब वो क्या बोलता है, आप एक काम करो सर 10,000 मत दो मुझे, तो ये स्कूटर में लेके चले जाता हूँ। तो हमने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 10,000 की सैलरी के बदले दे दिया अनरिकॉर्डेड असेट स्कूटर। तो बेटा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लाइबिलिटी भी खत्म, असेट भी खत्म, ना असेट हमारी बुक्स में थी कि उससे कुछ मिलेगा भी नहीं, ना लाइबिलिटी बुक्स में थी ना उसको पे करना है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं बेटा। और वैसे देखा जाए तो वो 10,000 की असेट या जैसा भी है, मैंने उल्टा लिख दिया, 10,000 की असेट है, 8.5 की लाइबिलिटी के बदले वो सेटल हो गई। 10,000 की असेट को हमने 8.5 की लाइबिलिटी के बदले दे दिया, या मानो कि उसकी सैलरी 8.5 थी, हमने कहा चल 10 का स्कूटर है तू ले जा। तो बेटा हमारा 10 का स्कूटर 8.5 की लाइबिलिटी में काम आया है, तो हमें स्कूटर से रियलाइज हुआ एक तरह से 5,500 और लाइबिलिटी में हमारी थी 8,500, तो हमारा अनरिकॉर्डेड असेट मतलब रिलेशन प्रॉफिट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पर रिलेशन लॉस मिलाकर नेट 0 हो गया। इसलिए हमें रिलेशन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक है जनरली नो प्रॉफिट, हाँ तो ये मैं लोन का बता ही चुका हूँ कि लोन फ्रॉम पार्टनर होता है तो उसको हम लाइसेंस में लेकर नहीं जाते, बल्कि अलग से अकाउंट खोल लेते हैं, उसका अलग से पेमेंट कर देते हैं, लोन फ्रॉम पार्टनर। बेटा स्पेशल पॉइंट, असेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। कार है 60 की, फर्नीचर है बुक्स में 50 का, लोन है 10 का, कार ले जाता है पार्टनर ए और ले जाता है 52 पर, और वो अग्री है टू पे द लोन। ए बोलता है मैं लोन भी ले जाऊंगा, पे कर दूंगा, और ये कार ले जाता हूँ 52 में, और ये जो फर्नीचर बचा था ये ए और बी इक्वली ले गए। तो बेटा क्या करो, एक वर्किंग नोट बनाओ, ए और बी का नाम से लिखो, ए ले गया कार 52 में, फर्नीचर ए ले गया 15 और बी ले गया 15, ये जोड़ दो, उसमें से ए ले गया लोन घटा दो, तो नेट 57 की असेट ए ले गया और 15 की असेट बी ले गया। तो क्या करो, रिलाइजेशन में कार डेबिट, फर्नीचर डेबिट और लोन क्रेडिट है तो पता ही आपको। अब यहाँ लिखो बाय एज कैपिटल 57,000, यहाँ क्रेडिट, और ए की कैपिटल 57 डेबिट, और यहाँ बाय बीस कैपिटल 15,000 यहाँ क्रेडिट और बी की कैपिटल में डेबिट। मतलब जब असेट पार्टनर ले जाते हैं एक से ज़्यादा और लाइबिलिटी भी ले जाते हैं तो उसका एक नेट वर्किंग बनाओ, क्या क्या असेट ले गया वो जोड़ लो, क्या क्या लाइबिलिटी ले गया वो घटा लो, नेट असेट कितनी ले गया उतने से आप उस पार्टनर को डेबिट करके रिलायंस को क्रेडिट कर दो, तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असेट्स और उसका प्रोविजन, बेटा आपको पता है डेटर अकाउंट अलग होता है और उसका प्रोविजन अलग होता है। डेटर का बैलेंस होता है डेबिट और उसके प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट। बैलेंस शीट में उसको नेट भी करके दे रखा है, बैलेंस शीट में वो नेट आते हैं, डेटा लेस प्रोविजन, पर अकाउंट दो अलग अलग होते हैं, तो जब उसको अकाउंट अलग अलग है तो हमको क्लोज भी अलग अलग करना पड़ेगा। रिलेशन टू डेटर अलग से आएगा, एंट्री होगी रिलेशन टू डेटर,
और प्रोविजन का बैलेंस चूंकि क्रेडिट होता है तो उसके लिए एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट, प्रोविजन फॉर बेडर्स डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ये प्रोविजन इधर आएगा। अब देखो बेटा, डेटर से 52 के उस पर प्रोविजन 2 का बना हुआ है, 2000 का प्रोविजन बना हुआ है, मतलब पहले से पार्टनर 2000 बियर कर चुके हैं, जब प्रोविजन बनाया होगा तो प्रॉफिट कम हो चुका है। अब डेटर से मान लो हमको 40,000 मिला फुल एंड फाइनल, बाय बैंक 40,000, कुल बेड डेट्स हुई 10,000, 10 की बेड डेट्स में से 2000 का प्रोविजन पुराना है, तो अब रिलेशन लॉस 8,000 ही माना जाएगा। और देखिए बेटा 50 डेबिट और 42 क्रेडिट, 50 डेबिट 42 क्रेडिट अपने आप 8,000 डेबिट में आ रहा है और वही आना चाहिए, और एक्चुअल में लॉस 8 ही है। बेड डेट्स भले 10 की हुई है, उसमें से 2 की बेड डेट्स तो पहले से प्रोवाइडेड है, पिछले सालों के प्रॉफिट से 2000 हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो अब हम जो रिलेशन लॉस मानेंगे ओनली 8,000 और आप देखेंगे अपने आप लॉस 8 आएगा। इसका मतलब मुझे समझाने का ये होगा कि डेटर डेबिट में आते हैं तो उसका प्रोविजन क्रेडिट में आता है, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट डेबिट में आते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी लॉस के लिए बनाया गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई डिक्रीज आ जाए, डिक्लाइन आ जाए, तो वो उसके लिए बना रखा है प्रोविजन। तो हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट डेबिट किए और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट किया, और इससे जो मिलेगा वो बाय कैश या बैंक कर देंगे लाइक ए डेटर। अब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पॉइंट हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं और जनरली स्टूडेंट इसको इसमें गच्चा खा जाते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। तो बेटा मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 10,000 रॉन्गली कैपिटलाइज 1 ईयर बैक, रिपेयरिंग का खर्चा जो पूरा पीएल में आना था गलती से उसको कैपिटलाइज कर दिया, असेट में डेबिट कर दिया, और असेट में डेबिट कर दिया तो उस पर 10% डेप्रेशन भी लग गया 1,000। तो जहां आपको पूरा 10,000 खर्चा मानकर प्रॉफिट कम करना था, वहां आप 1000 से डेप्रिसिएशन मानकर प्रॉफिट आपने 1000 से ही कम किया, तो आपको अब 9,000 से 9,000 से प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। और असेट में भी जो 9,000 गलत डेबिट हो गया, डेबिट 10 हुआ था, 1000 तो उसमें से क्रेडिट हो गया, बुक में उस असेट की वैल्यू 9,000 डेबिट में आ रही है, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट या P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो असेट आ रही है उसमें से 9,000 करेंगे क्रेडिट, रेक्टिफिकेशन एरर में ये असेट की इनकरेक्ट वैल्यू है, उसके बाद करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो फिक्स्ड असेट से 9,000 होगा क्रेडिट, और पार्टनर कैपिटल ए में टू फिक्स्ड असेट के नाम से होगा डेबिट देयर प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि 9,000 का बेटा 10,000 का एक्सपेंसेस था जो P&L में आने से रह गया, तो उस पर डेप्रेशन हाँ जरूर 1000 लग गया, तो जहां में खर्चा 10,000 मानना था वहां 1000 ही खर्चा माना गया, तो 9,000 से एक्सपेंसेस कम लिया गया, उससे प्रॉफिट बढ़ के आया, उससे कैपिटल बढ़ के आ रही है, तो हमें कैपिटल को कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट, तो फिक्स्ड असेट कर दी हमने क्रेडिट और पार्टनर कैपिटल कर दिया डेबिट, इससे फिक्स्ड असेट की करेक्ट वैल्यू बाहर आ जाएगी। फिर पार्टनर बी विड्रॉ एंड सोल्ड, ये बेटा कुछ पॉइंट मैंने आपके मॉडल के क्वेश्चन से लिए हैं। पार्टनर बी एक बदमाश व्यक्ति था, विड्रॉ एंड सोल्ड द गुड्स ऑफ द फर्म ऑफ 5,000 एट 6,000, बी कोई ऐसा ही बदमाश, कोई दारू पीने वाला दारू कूटा होगा, मतलब फर्म की 5 की असेट, फर्म का 5 का गुड्स ले गया और बाहर 6 में बाहर बेच दिया चोर बाजार में, उसको मनी चाहिए थी नशा करने के लिए, अच्छा, और मनी खुद ने रख ली 6,000 रुपया। जब पार्टनर को पता पड़ा कि भाई इसने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये तो हमें पता पड़ गया तू ले गया, अब वो तो तू पैसा उसको बेच चुका है और सारा जिम चुका, खत्म कर चुका, अब हम तेरी कैपिटल से 7,500 चार्ज करेंगे, ये गुड्स यदि फर्म में होता उसे हम 7,500 8 में बेचते, तू क्यों ले गया 5 वाला गुड्स 6 में क्यों बेच दिया, हम तो तुझसे 7,500 चार्ज करेंगे। बी ने कहा भाई ठीक है जो भी है मानना पड़ा। तो यहाँ पर तो ऑल पार्टनर डिसाइडेड टू कंसिडर इट एट ₹7,500, सारे पार्टनर को 7,500 का मान रहे हैं। तो बेटा अब बी को 7,500 से करो डेबिट, बी को 7,500 से करो डेबिट क्योंकि वो 7,500 का गुड्स लेकर गया ये माना जाएगा, और ए बी सी सारे पार्टनर को 7,500 से करो क्रेडिट इन रेशियो। बेटा एक तरह से 7,500 की सेल हुई जो रिकॉर्ड होने से रह गई, क्योंकि फॉर्म ने उसको माना कि भाई 7,500 में बिकना था, वो सेल रिकॉर्ड नहीं हुई, सेल 7,500 से 7,500 से सेल क्रेडिट नहीं हुई, उससे हमारा प्रॉफिट 7,500 से कम आ रहा है, और प्रॉफिट 7,500 से कम आ रहा है तो मतलब पार्टनर की कैपिटल भी 7,500 से कम आ रही है, तो हमें 7,500 से पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, बीस कैपिटल डेबिट टू पार्टनर एबीसी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ बी रॉन्गली डेबिटेड इन, ये अकाउंटेंट की गलती है, यहाँ बी की बदमाशी नहीं, बी का पर्सनल एक्सपेंसेस फर्म ने पे किया, अकाउंटेंट को चाहिए था एंट्री करनी थी 20 कैपिटल टू कैश। अकाउंटेंट कोई होगा मतलब ऐसा जिसको नॉलेज नहीं होगी शायद,
तो जो भी उसने उसको डाल दिया। फर्म्स एक्सपेंस डेबिट टू कैश, उससे फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, तो फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, पार्टनर्स ABC की कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा और B कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये B से चार्ज किया जाएगा तो B को डेबिट होना रह गया था, अब कर दो। और चूंकि प्रॉफिट कम हो गया था तो उसको बढ़ाने के लिए ABC को क्रेडिट कर दो। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ ₹10,800 अग्री टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम वन ऑफ द फर्म्स डेटर ऑफ 10,000। यहाँ पर बेटा मान लीजिए हम फर्म का डिसोल्यूशन का काम देख रहे हैं, एक फर्म का डेटर आगरा का है जिसे हमको 10,000 देना है, और वहीं पर आगरा में एक क्रेडिटर भी है जिसे हमें 10,800 देना भी है, आगरा में ही देना है। तो लेने के लिए आगरा जाएं तो 10,000 लाओ और फिर बाद में आगरा को ही 10,800 देना है आगरा की पार्टी को। तो उन दोनों के आपस में कोई ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग मतलब वो मत मानना बेटा कोई पेचअप या जैसे आप सोचते हो, मतलब वो बिजनेस रिलेशन है, वो दूसरे को जानते हैं, सिर्फ बिजनेस रिलेशन है और कुछ नहीं। तो बेटा अब हमें देना था मिस्टर दीक्षित से, वो देना था मिस्टर वर्मा को, तो मिस्टर दीक्षित डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे मिस्टर वर्मा को, ऐसा मिस्टर वर्मा ने भी अग्री कर लिया और दीक्षित ने भी अग्री कर लिया। तो हमें 10,000 न लेना रहा न 10,800 देना रहा, पर हमें 800 का फायदा जरूर हो गया कि 10,800 की लाइबिलिटी 10,800 की लाइबिलिटी 10,000 में सेटल होगी। तो बेटा इसका आपको क्योंकि 10 के डेटर से हमें कुछ मिलेगा नहीं तो उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और 10,800 के क्रेडिट को आपको कुछ भी पे नहीं करना, तो उसको आपको उसके लिए भी कोई मतलब इसकी कोई एंट्री होगी नहीं। व्हेन डेटर्स असाइन टू क्रेडिटर, हमें इसकी कोई एंट्री नहीं कर सकते। जैसे बेटा यहाँ पर ये डेटर है मेरे, ये डेटर है मिस्टर दीक्षित, ये क्रेडिटर मिस्टर वर्मा। तो बेटा यदि हमें इससे मिलता मिस्टर दीक्षित तो बाय कैश करते 10,000 और मिस्टर वर्मा को पे करते तो 2 कैश करते 10,800 या 10,000 जो भी है, जो भी उनका सेटलमेंट होता। पर बेटा ना मिलेगा ना देना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डेटर असाइन टू क्रेडिटर, इसलिए आपका इसकी कोई आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। प्री पेमेंट प्रीमियम, हमने कोई लोन लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मान लो 5 लाख का, एक क्वेश्चन में पॉइंट है 5 लाख का लोन लिया है, ये लोन आया रिलेशन में रे 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 5 लाख का लोन है, और बेटा हम इसको लोन को अभी पे करने वाले धीरे 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 धीरे, और तब तक इंटरेस्ट देते थे, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देते हर साल। हमने फॉर्म बंद कर दी, हमने कहा भाई अब फॉर्म बंद करे पूरा लोन एक साथ ले लो, तो उसे तो इंटरेस्ट का लॉस हो गया ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उसने तो सोचा था 4 साल ब्याज खाएगा, हम तो उसको तुरंत पे कर रहे हैं, इसके लिए वो हमसे प्री पेमेंट प्रीमियम चार्ज करेगा एज पर डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन। तो हमें इसको 1% ज़्यादा देना पड़ रहा है एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। लोन फ्रॉम NBFC ऑफ ₹5 लाख पेड एट ए प्री पेमेंट प्रीमियम ऑफ 1%, हमें 1%। तो बेटा यहाँ लिखेंगे टू बैंक 5,05,000, यहाँ डेबिट 1% ज़्यादा देना पड़ेगा, तो यहाँ डेबिट और बैंक में 5,05,000 क्रेडिट। बेटा अपने आप देखो जो हमें 5,000 ज़्यादा देना पड़ा है, ये हमारा अपने आप लॉस आ गया ना, 5,05,000 क्रेडिट 5 लाख क्रेडिट और 5,05,000 डेबिट, अपने आप 5 का लॉस। ये जो प्रीमियम है जो हमने एक्स्ट्रा दी है वो हमारा लॉस में आगे, इससे हमारा रिलेशन प्रॉफिट 5,000 से कम हो जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि हमने 5 ईयर का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। One of the creditor agreed to take payment of ₹6,000 at a valuation of 4,500. One of the creditor agreed to take patent. मैं खुद लिखा हूँ, मुझे ही पता नहीं पड़ रहा मैंने क्या लिखा। पेटेंट ऑफ 6,000, एक पेटेंट है 6,000 का, लेकिन वो एक क्रेडिटर बोलता है मैं इसको 4,500 में ले जाऊंगा। तो बेटा पेटेंट यहाँ पर हमारा रिलेशन डेबिट में आ रखा है, और क्रेडिटर मान लो 20 के है, इसमें कई सारे नाम है, मान लो ये बहुत सारे क्रेडिटर हैं बेटा, ठीक है, सबको हमको देना है, सबको मिला के 20,000 देना है। अब इस 20 में से बेटा एक क्रेडिटर हमारा पेटेंट ले गया 4,500 के वैल्यूएशन पर, तो बेटा हमें पेटेंट से तो बाय कैश कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो क्रेडिटर ले गया, इसके लिए कुछ मत करो। लेकिन यहाँ पर जो 2 कैश करेंगे बेटा 20,000 के क्रेडिटर में से 4,500 का तो हमारा लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं, बचा हुआ हमें 15,500 ही पे करना पड़ेगा। और बेटा आपको ध्यान है हमारा 6 का पेटेंट 4,500 की वर्थ का माना गया, तो हमें 1,500 का लॉस हुआ। आप देख लो अपना रिलेशन लॉस 1,500 ही आ रहा होगा। फर्म हेड परचेज्ड शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड सम ईयर बैक, अच्छा फर्म ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो कुछ साल पहले, एंड हेड रिटर्न ऑफ सेम, उसको राइट ऑफ कर दिया था कि कंपनी डब्बा हो गई, मार्केट में न्यूज आ गई भाई कंपनी तो अंडर रिजोल्यूशन प्रोसेस है, कंपनी इंश्योरेंसी प्रोसेस में, ऐसा कुछ सुन लिया और लगा कि भाई कंपनी तो बेकार है, मार्केट में उसके शेयर कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो उसको राइट ऑफ कर दिया, उसकी बुक वैल्यू 0 कर दी, 0 बटे सन्नाटा। बाद में पता पड़ा कि नहीं अब उसकी किसी वजह से शेयर्स की वैल्यू 3,000 से बढ़ गई, आज उसकी वर्थ 3,000 है, और इधर हमारा एक लोन है
10,000 का, हमने इस लोन के पेमेंट के बदले में वो लोन जो था उसके पार्ट पेमेंट में वो लोन क्रेडिटर पार्ट पेमेंट में वो इन्वेस्टमेंट ले गया, तो हमें 3 के शेयर से वो है अनरिकॉर्डेड असेट्स, पर उसके बदले मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि हमने मिलता तो बाय कैश कर देते, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि क्रेडिटर। और बेटा जीरो वैल्यू थी बुक्स में और आज उसके बदले 3,000 एक तरह से वर्थ है उसकी, तो हमारा रिलाइजेशन प्रॉफिट 3,000 आना चाहिए। अच्छा, एक क्रेडिटर को 2 कैश कितना करना पड़ेगा? ओनली 7,000, क्योंकि हम 10 में से 3,000 का तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट शेयर से लिया चुका। बस देखो बेटा, हम पेमेंट कितना करेंगे उस क्रेडिटर को, लोन क्रेडिटर को हम सिर्फ 7,000 ही पे करेंगे, क्योंकि 3 तो एडजस्ट हो गया, तो अपने आप देखो 7 डेबिट 10 क्रेडिट, अपने आप 3 का प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट उसी शेयर्स की बुक वैल्यू 0 और उसकी वर्थ 3,000, ये प्रॉफिट अपने आप आ गया। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 54, ये पॉइंट भी मॉड्यूल का है, एक क्वेश्चन अपने नोट्स में भी है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5400 वर सोल्ड बाय पार्टनर सी एट ए 7,900। अच्छा, बुक्स में इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 5400 है वो किसी एक पार्टनर ने बेच दिया 7,900 में, एंड द फंड्स ट्रांसफर टू हिज पर्सनल अकाउंट, और उस वो 7,900 अपने घर ले गया, तो हमें पार्टनर को सी को 7,900 से डेबिट करना पड़ेगा, 7,900 से हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और दिस सेल्स वाज ओमिटेड इन द फंड्स। अच्छा, एंट्री होनी थी सी डेबिट 7,900 टू इन्वेस्टमेंट 5,400 और टू P&L 2,500, ये एंट्री होनी थी बेटा। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होने थे और प्रॉफिट क्रेडिट होना था, ये एंट्री होनी थी, पर ये एंट्री नहीं हुई है, ना सी डेबिट हुआ है, ना इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है, और ना P&L 2,500 से क्रेडिट हुआ है, ठीक है भाई। फिर दिस सेल वाज ओमिटेड इन, ठीक है, रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, और अच्छा क्वेश्चन रिजोल्यूशन का है, और बचे में इन्वेस्टमेंट 4,800 पे एट ए प्रॉफिट ऑफ 4,800, बाकी के इन्वेस्टमेंट 4,800 के प्रॉफिट में बेच दिए गए, और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 29 है, तो बेटा रिलायंस की डेबिट में इन्वेस्टमेंट 29 के डेबिट में आ रहे हैं, ठीक है। अब बेटा अब क्या करना है, इस पॉइंट का क्या एडजस्टमेंट होगा? बेटा इतना टाइम नहीं कि मैं आपको सोचने का टाइम दूं, आपको क्या करना चाहिए, पॉज लेकर के खुद सोचकर आपको सोल्यूशन देखना चाहिए। टाइम इतना नहीं कि मैं आपको सोचने का टाइम दूं और फिर बताऊं, बेटा मुझे तुरंत बताना पड़ेगा। अब क्या करो बेटा, इन्वेस्टमेंट 29 में से 5,400 इन्वेस्टमेंट जो 29 के थे उसमें से 5,400 के तो बिक गए, 29,000 माइनस 5,400 के बिक गए, बचे 23, अरे आपको दिख नहीं रहा, 23, ये 4,800 के प्रॉफिट में बिके हैं, तो प्लस 4,800 मतलब बिके हैं 28,400 पे बिके, 28,400 पे बिके, 28,400 पे बिके, ठीक है बेटा। अब एक काम करो बेटा, अब आप क्या करो, जो एंट्री होने से रहेगी थी वो एक तो वो एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो एक काम करो यहाँ लिखो बेटा, आपको पता ही है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 5,400 वाला भी शामिल है, 29,000 माइनस 5,400, और अदर्स 23,600 के भी इन्वेस्टमेंट शामिल है। बेटा इसके बदले तो 30 से ले लो 7,900, और इसके बदले हमको मिला है, मैं अभी जो लिखता हूँ अमाउंट, वो इसके बदले मिला है 28,400। बेटा हमने इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट में कर लिया है ना, ठीक है। और बेटा ये इसको हम रेक्टिफिकेशन मान सकते थे, तो हम चाहें तो पहले वैसे भी कर सकते हैं कि चाहें तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हम पहले क्या करें, ये इन्वेस्टमेंट को लिखें इनर कॉलम में, पहले क्या करें, ये एंट्री पास करें, यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट, सी से 7,900 डेबिट, सी से 7,900 डेबिट, इन्वेस्टमेंट से 5,400 क्रेडिट, ये सी को हमने 7,900 से डेबिट कर दिया और इन्वेस्टमेंट को 5,400 क्रेडिट कर दिया, और 2,500 का प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन सेल करके ये 2,500 तीनों के अकाउंट में कर दिया क्रेडिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमने ये पास कर दी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये गलती हो गई थी कि एंट्री होना रहेगी थी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बचे 29,000 माइनस 5,400, बचे 23,600 बाहर ले लो,
और ये बिके हैं बाय बैंक प्लस 48 के प्रॉफिट पर, इसकी प्रोसीड है 28,400 यहाँ क्रेडिट और कैश पे डेबिट। ऐसा कर दो बेटा, ये बेटर रहेगा। ठीक है, पॉइंट आपको स्टेप थर्ड, बुक क्लोजर की स्टेप थर्ड, बेटा आपको कैपिटल अकाउंट खोलने पड़ेंगे। अभी तो हमने क्या करा है, असेट और लायबिलिटी के बारे में समझा है। स्टेप थर्ड में क्या, बुक क्लोजर में कैपिटल अकाउंट खोलो और करंट अकाउंट के बैलेंसेस, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, उस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये मैंने आपको समझाया बेटा, उसमें कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं। फिर बेटा सारे रिजर्व पार्टनर को बांट दो, जैसे जनरल रिजर्व बांट दो, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस बांट दो, डेबिट बैलेंस तो बांट ही चुके हैं, क्रेडिट बैलेंस भी बांट दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन एक होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, ये है प्रोविजन फॉर एनी स्पेसिफिक लॉस। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो था प्रोविजन फॉर एनी स्पेसिफिक असेट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी था प्रोविजन फॉर एनी स्पेसिफिक असेट, लेकिन ये है किसी स्पेसिफिक लॉस के लिए बनाया गया प्रोविजन। जैसे वर्कर का एक्सीडेंट होने पर क्लेम देना पड़ेगा या वर्कर को कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, उसके लिए बना रखा है फंड या रिजर्व। तो बैलेंस शीट में 38,000 का एक एक्सीडेंट फंड या रिजर्व है और लायबिलिटी 18 की आई है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। बेटा 38 का जो कि फंड बना हुआ है, प्रॉफिट से ये फंड बनाया गया होगा 38,000 का, मतलब पार्टनर को हमने 38,000 प्रॉफिट कम बांटा है तो हमने फंड बना रखा है। अभी 18 का जो लॉस हो गया, वर्कर का एक क्लेम आ गया 18,000, ये फर्म को देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये 38 का लॉस, ये 18 का लॉस हुआ फर्म को। और चूंकि 18 के लॉस में से 38 का लॉस तो पहले से प्रोवाइडेड है, तो बेटे बेटे क्या करना चाहिए आपको, जैसे आपका अकाउंट है रियलाइजेशन और इधर वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, इसका बैलेंस से बाय बैलेंस 38,000, इसमें से बेटा आप क्या करो, टू क्लेम पेबल, पहले ऐसा कर लो क्लेम पेबल, इस 18 के लॉस को फंड से डेबिट करो, फंड से चार्ज करो, यहां से डेबिट, और ये क्लेम पेबल एज ए लायबिलिटी यहां ले आओ रियलाइजेशन में, और यहां उसको फिर पे कर दो, टू कैश, पे तो करना पड़ेगा ना आपको। तो बेटा 18 का लॉस का इफेक्ट रियलाइजेशन में हमने नहीं आने दिया, क्योंकि हमने इस लॉस के लिए पहले से प्रोविजन बना रखा है और 38,000 का, तो हम 18 का लॉस फंड से या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से चार्ज करेंगे। अब जो फंड बच गया 20,000 का फंड बच गया, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, उनके यहां से डेबिट और पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फिर हम एक कैश अकाउंट तो खोलते ही हैं, कैश अकाउंट खुलेगा, असेट से जो मिला वो यहाँ पे आएगा, पार्टनर लायबिलिटी को जो पे किया यहाँ आएगा, रिजर्वेशन एक्सपेंसेस पेमेंट यहाँ आएंगे, फिर पार्टनर को यदि उससे कैश मंगवाना है, वो मैंने बाद में लिखा है, पार्टनर का बैलेंस डेबिट आ रहा है तो कैश मंगवा लो, और पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो कैश दे दो, और ये अकाउंट आपका टेली हो जाएगा। और अकाउंट का टेली होना, कैश अकाउंट का टेली होना, ये इंडिकेट करता है कि आपकी डबल एंट्री डबल इफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई एरर नहीं है। कैश अकाउंट टेली होना आपकी डबल इफेक्ट की एक्यूरेसी को प्रूव करता है। ठीक है बेटा, ये तो मैंने बता ही दिया कि रियलाइजेशन में कैसे करते हैं, आपको इतना तो डीप में जाने की जरूरत नहीं। असेट डेबिट में आती है, उसके बदले बाय कैश आती है, लायबिलिटी क्रेडिट में आती है, उसका पेमेंट डेबिट में आता है, क्या बताऊं बेटा। इफ असेट्स एंड लायबिलिटी सोल्ड टू कंपनी एंड अदर, बेटा ये तो जैसे असेट, ये असेट हमने बेची है किसी कंपनी को, तो अलग अलग पेमेंट नहीं मिलता, बल्कि सीधा बाय कंपनी। ये कंपनी यदि पार्टनर ने बनाई है तो ये कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी का ऑप्शन हो गया, कंपनी से पीसीडी कर लो, या कोई थर्ड कंपनी को माल बिजनेस बेचा है तो उससे पीसीडी कर लो, जो भी है वो लमसम में पीसी आता है, एक साथ पीसी आता है असेट लेस लायबिलिटी से। इसके लिए हमको एक एक असेट के लिए बाय कैश लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। और स्टेप 7 बुक क्लोजर की, यदि प्रॉफिट है तो पार्टनर में बांट दो सारे पार्टनर में, और लॉस है तो मेजर पार्टनर बांटो, माइनर का लॉस मत बांटना। बुक क्लोजर में डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर से मंगा लो कैश, और क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर को कैश देकर उसका अकाउंट क्लोज करो। अदर पॉइंट ऑफ बुक क्लोजर, पार्टनर बी अग्री, बेटा ये कुछ पॉइंट और रह गए थे बुक क्लोजर के। पार्टनर बी अग्री टू रिसीव ₹10,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ड्यूरिंग मिड ऑफ द रिजोल्यूशन। बेटा रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, पार्टनर एबीसी थे, बी ने कहा रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग होने के कुछ महीने बाद कि मुझे कहीं फंड की जल्दी है, प्लीज मुझे फंड जल्दी दे दो। ए और सी कहते भाई अभी कैसे दे दें,
अभी अमाउंट कितना है फाइनल तो हुआ नहीं, जब तक डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होगी, रिलाइजेशन प्रॉफिट लॉस पता नहीं पड़ेगा, हम तेरा अमाउंट कैसे दे दें। बी कहता भाई मेरी कैपिटल है 12,000, मेरा रिजर्व में हिस्सा है 2,000, 14 मेरा बनता ही है, उसमें से भी रिलाइजेशन लॉस या लॉस आया तो 14 से कुछ कम हो जाएगा, प्रॉफिट आया तो 14 से बढ़ जाएगा। मुझे तो तुम एक काम करो, अभी 10 दे दो, प्रॉफिट हो तो तुम्हारा, लॉस हो तो तुम्हारा। ए और सी ने कहा ठीक है तू 10,000 ले जा, और ए और सी ने उसको 10,000 दे दी इन फुल एंड, तो उसको 10,000 दे दिए फुल एंड, फाइनल सेटलमेंट में 10,000 दे दिए। अब बेटा फ्यूचर में क्या हुआ, फ्यूचर में रिलाइजेशन लॉस आया ऑन कंप्लीशन, बेटा वो लॉस मान लीजिए सिर्फ 2,400 ही आया, तो बेटा उस हिसाब से तो देखो ना, उसकी कैपिटल 12 प्लस 2 रिजर्व मतलब मिला के 14,000 बैलेंस था, उसमें से लॉस घटाए 2,400, तो उसको पेमेंट आ रहा था 11,600, 11,600, और उसको 10,000 में सेटल कर दिया, 10,000 में सेटल कर दिया, तो ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट यहाँ से डेबिट होगा और ए एंड सी की कैपिटल में क्रेडिट होगा, यहाँ डेबिट जो भी प्रॉफिट आया ना 1,600, और ए और सी की कैपिटल में क्रेडिट। और यदि ऐसा भी हो सकता है ना, कल को ऐसा भी हो सकता है, मान लो रिलायंस लॉस में उसका शेयर आया 5,000 शेयर आ गया, तो बेटा 14 माइनस 12 की कैपिटल, 2 का रिजर्व, 14 माइनस लॉस, उसे 9,000 देना था, 9,000 और उसे 10 दे दिया, तो 1,000 ज़्यादा चला गया, ये ए और सी का लॉस है, बाय यहाँ से क्रेडिट, बी से क्रेडिट, और ए और सी की कैपिटल में डेबिट कर देंगे। तो यदि किसी पार्टनर को अर्ली पेमेंट करते हैं तो उस पर होने वाला प्रॉफिट लॉस रिमेनिंग पार्टनर को बियर करना होता है, ठीक है। यहाँ बाय ए एंड सी पेमेंट करना था 9,000, कर दिया 10,000 एज पर द डील, तो उसे 9,000 का 1,000 का लॉस हुआ, ए और सी को यहाँ क्रेडिट, ए सी में डेबिट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इफ पेड बाय बियर बाय फर्म, यदि पे भी फर्म करती है और बियर भी फर्म करती है, जो यूजुअली होना ही चाहिए, तो बेटा उस केस में यहाँ लिखेंगे टू कैश, डायरेक्शन में 8,500 डेबिट और कैश में 8,500 क्रेडिट। ये पेड एंड बियर बाय एनी पार्टनर, एक पार्टनर एबीसी में से एक पार्टनर बोलता भाई चिंता मत करो, फर्म डिसोल्यूशन स्टार्ट करो, फर्म के जो खर्चे होंगे डिसोल्यूशन के वो मैं दूंगा, ऐसा ए बोल देता है, तो अब ए जाने उसका काम जाने, पे भी ए करेगा और बियर भी ए करेगा, नो एंट्री इन फर्म्स, नो एंट्री इन फर्म, फर्म की बुक्स में उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है, नो एंट्री इन फर्म्स बुक्स। उसके बाद बेटा इफ पेड बाय एनी पार्टनर, सिर्फ पार्टनर पे किया है, पार्टनर ने पे किया है, बेटा पे करने का मतलब ये नहीं होता है बियर वो करेगा, पार्टनर पे जरूर करेगा पर बियर करेगी फर्म, तो उस केस में क्या होगा बेटा, पार्टनर सिर्फ पे कर रहा है, लेकिन क्योंकि फर्म के पास कैश नहीं होगी या कोई सिचुएशन ऐसी है कि पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, तो पार्टनर बाद में फर्म से वसूल करेगा ना, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सपेंसिव चूंकि फर्म का है तो रिलायंस में डेबिट 8,500 टू जो भी पार्टनर है 20 कैपिटल, और पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट, तो बेटा फर्म बियर करेगी क्योंकि पार्टनर ने सिर्फ पे भर किया है, उसने बियर करने का थोड़ा कहा था, तो हम रिलायंस में डेबिट करेंगे एज एन एक्सपेंस और पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, बाद में उसे ये बढ़ावा पेमेंट देना पड़ेगा, रीइंबर्समेंट उसको करना पड़ेगा, उसकी कैपिटल में जुड़ जाएगा, उससे उसे हम बढ़ावा पेमेंट कर देंगे। अब बेटा एक आता है जेएलपी, जेएलपी भी हम थोड़ा समझ कर रख लेते हैं बेटा, जेएलपी बेटा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, मतलब तीनों पार्टनर की लाइफ पर सिंगल पॉलिसी ले रखी है, उसकी प्रीमियम फर्म पे कर रही है, और यहाँ पर बेटा मैंने उसकी इन डेप्थ अकाउंटिंग नहीं बताई, बहुत ही डीप में अकाउंटिंग जाती है, जिसका यदि समझाने जाऊँ तो मुझे आधा घंटा तो रिविजन में लग जाएगा, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना हमारे मॉड्यूल में है, इवन उससे ज़्यादा बता रहा हूँ। बेटा जेएलपी बैलेंस शीट में असेट में आ रहा है आपके क्वेश्चन में, इसका मतलब जब भी प्रीमियम देते गए वो जेएलपी टू कैश, जेएलपी टू कैश, जेएलपी टू कैश करते गए, उन्होंने जेएलपी को असेट माना है, इसलिए जेएलपी हमारी असेट साइड में आ रही है 60,000 से। अब एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों की लाइफ पर सिंगल पॉलिसी है, एक भी टपक गया उसमें से, एक की भी डेथ होगी तो पूरा क्लेम मिल जाता है, और डेथ नहीं हुई और फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो अब एबीसी अलग अलग हो रहे हैं, तो जेएलपी ज्वाइंट कैसे, फिर पॉलिसी कैसे कंटिन्यू होगी, तो पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ता है और उसके बदले फर्म को कुछ ही अमाउंट मिलता है, सरेंडर वैल्यू बोलते हैं इसको। तो फर्म का प्री मेच्योर पेमेंट यदि लिया जाए, पॉलिसी का यदि प्री मेच्योर पेमेंट लिया जाए तो उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू।
तो ठीक है बेटा। अब बुक वैल्यू है 60, जेएलपी की बुक वैल्यू 60 है, 60 से ज़्यादा मिला तो प्रॉफिट, कम मिला तो लॉस। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको जनरली रिलायंस में लेकर नहीं जाते, अलग से अकाउंट खोलते हैं। हाँ यदि इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन है तो अलग बात है, वहाँ पर जेएलपी को रिलायंस की डेबिट में लेके जाते हैं एज एन असेट, लेकिन उसकी भी कोई खास वजह नहीं, बस ले जाते हैं ताकि उसका रिलायंस प्रॉफिट वो आपको इंसॉल्वेंसी जब पढ़ेंगे तो तब भी शायद कवर नहीं होगा इस पॉइंट को, लेकिन वहाँ को छोड़कर जेएलपी का अकाउंट अलग से खोलते हैं। तो बेटा यहाँ लिखा मैंने टू बैलेंस 60। अब डेथ नहीं हुई, इफ नो डेथ, नो डेथ, यदि डेथ नहीं हुई तो बाय बैंक बेटा मिलेगा सिर्फ 48,000 सरेंडर वैल्यू मिलेगी 48, यहाँ क्रेडिट बैंक में डेबिट, और बेटा लॉस हो गया 12 का, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा 12 का लॉस, ये यहाँ से क्रेडिट और ये लॉस यहाँ क्रेडिट और कैपिटल में डेबिट इन देयर प्रॉफिट रेशियो। लेकिन बेटा यदि डेथ हो गई तो पॉलिसी थी 60 की और क्लेम मिलेगा पूरा पूरा क्लेम मतलब ₹3 लाख पूरा क्लेम मिलेगा, तो प्रॉफिट हो गया 240 का, यहां से डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल। अब दूसरा बेटा एक जेएलपी है, एक जेएलपी फंड है। जेएलपी असेट है, जब जेएलपी के लिए प्रीमियम दी होगी तो एंट्री की होगी जेएलपी टू कैश, जेएलपी टू कैश, जेएलपी टू कैश, और जब फंड बनाया होगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जेएलपी फंड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जेएलपी फंड। मैं इसके लॉजिक पे नहीं जा सकता, समझाना पॉसिबल नहीं बेटा इतने कम टाइम में। ये फंड है मतलब ये प्रॉफिट का हिस्सा है, पीएनएल फंड से बना है, ये फंड जो बना है पीएनएल से, इट इज प्रॉफिट, फंड मींस प्रॉफिट ही है। क्या थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू फंड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू फंड, तो ये क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से लाया गया प्रॉफिट। अब बेटा देखो आपको फिर केस 1 में सरेंडर वैल्यू मिलती है विदाउट डेथ और डेथ में फुल क्लेम मिलता है, मैंने दोनों केस बताए बेटा। जेएलपी का वैल्यू मान लो बुक में है 60,000 की बुक वैल्यू है जेएलपी की, और जेएलपी फंड या जेएलपी रिजर्व भी बेटा 60 का है। तो बेटा अब यहाँ पर क्योंकि डेथ नहीं हुई तो बाय बैंक 48 मिलेगा, यहाँ क्रेडिट बैंक में डेबिट, 12 का लॉस हुआ, इस 12 के लॉस को लेके जाओ जेएलपी फंड में, ये 12 के लॉस को जेएलपी फंड, ये भी तो बेटा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट से लॉस चार्ज करो, तो उस केस में 12 का लॉस जेएलपी से क्रेडिट और जेएलपी फंड में डेबिट टू जेएलपी, ये लॉस है। और अब जो फंड बचा ये पार्टनर्स को बांट दो, 48 का जो प्रॉफिट बचा, बेटा फंड मतलब प्रॉफिट, ये प्रॉफिट सारे पार्टनर को बांट दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कैसे ये हुआ बेटा, जब ये फंड नहीं था तो ये लॉस सीधा पार्टनर में बांट दिया था, लेकिन फंड है तो हमने ये लॉस पहले फंड में चार्ज किया, फंड कम हो गया, बचा हुआ फंड पार्टनर को बांट दिया, फंड बांटना मतलब प्रॉफिट बांट दिया। अब इधर जेएलपी दूसरा केस है, जेएलपी 60 की है और जेएलपी रिजर्व भी 60 का है, इसको इससे डेट पर मिला पूरा 3 लाख बाय बैंक, यहाँ क्रेडिट बैंक में डेबिट, प्रॉफिट हो गया 240 का, ये ले आओ जेएलपी फंड में और ये प्रॉफिट यहां ले आओ। और अब जेएलपी फंड हो गया 3 लाख, ये 3 लाख बांट दो पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल ₹, ये होता है बेटा। तो मैंने आपको ये थोड़ा स्पीड से बताया है बेटा, ये आपको बेसिक बताया मैंने, ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन और बाकी सब चीज़ों के बेसिक बताए हैं बेटा। बच्चों की डिमांड थी कि आप सिर्फ बेसिक बताओ, हमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं चाहिए, मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेसिक पॉइंट हमें डिस्कस कर लो जिसमें हमें दिक्कत आती है। बेटा मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं आपके स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन के, मैंने एक एक क्वेश्चन की स्टडी की है, मैंने सबके नंबरिंग ऊपर लिख रखी है, कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी में आता है, एक एक क्वेश्चन देखा है और उसके सारे टिकलिश पॉइंट मैंने कवर किए हैं। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्वेश्चन करते वक्त मदद करेंगे, क्वेश्चन तो आपको करना ही है, आप ही को करना है बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू। ये वीडियो मुझे दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि पिछली रिकॉर्डिंग ख़राब थी, तो मैंने फिर से रिकॉर्ड किया है, और बेटा मैं जो आप चाहेंगे आपके लिए जितने वीडियो बनाना होगा और बनाऊंगा मैं, थैंक यू।